26 जनवरी 1950 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। लेकिन मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं उससे पहले की कहानी कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना स्ट्रगल लगा था। तो चलिए आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस स्ट्रगल के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज तिवारी। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन बहुत पहले से चला आ रहा था। तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी रिफॉर्म करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट निकाला, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को हटाने की कोशिश की, उन्होंने डाउरी सिस्टम के ऊपर एक्ट किया और उन्होंने सती प्रथा जो काफ़ी ट्रेंडिंग में थी उस टाइम पर उसको हटाया। तो अब कहीं ना कहीं जो इंडियंस थे उनको लगा कि ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। तो इस चीज़ को लेके तो इंडियंस के अंदर गुस्सा था। पर 1857 इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 नाम की लड़ाई हुई और उसके हीरो मंगल पांडे थे। अब कहते हैं ना कि इंडिया में गद्दारों की कमी नहीं है, बिकॉज ऑफ विच जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था हमारा देश हार चुका था। और वो भी एक साल में 1858 तक हमारा देश रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, म्यूटनी ऑफ सिपॉइजी बोलते हैं इसको, ये हार गया था। अब उसके बाद अब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि यार इंडियंस हैं, कुछ तो हो रहा है। तो उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट किया हमारे देश का, उन्होंने कम्युनिकेशन पर भी डेवलप किया। बट इन सब का मोटिव इन सब का मोटिव था वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे, वो इंडियंस के फ़ायदे की बात कहीं नहीं करते थे। तो अब आप ये मान के चल सकते हैं कि 1857 के बाद से जो भी साल आ रहा था ना, वो अंग्रेजों के लिए डाउनग्रेडिंग टाइप का था, मतलब अंग्रेजों के लिए दिक्कत पैदा करने वाला ही था। ठीक है, 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इनफॉर्मली डिमांड रखी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लग गए थे, अब उनको अंग्रेजों के बारे में पता लगने लग गया था। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहली बार, ठीक है ये फैक्ट है, 1895 में इनफॉर्मली डिमांड किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने यहाँ पर इनफॉर्मल डिमांड रखा था फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, डिमांड इनफॉर्मल था तो उस वजह से जो उनकी डिमांड थी वो दब गए कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1934 का इवेंट हुआ। देखिए, खास इवेंट था। 1895 से लेके 1934 तक कांग्रेस पार्टी, जो कि एओ ह्यूम्स जिसने फाउंड किया था कांग्रेस पार्टी को, उसका पर्पस कुछ और था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रही थी फॉर आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस, ताकि हमारे देश को आज़ादी मिले अंग्रेजों से। तो देखिएगा 1934 को कुछ ऐसा हुआ, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। एम एन रॉय जो कि फाउंडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड की थी 1925 को और इन्होंने 1934 को ऑफिशियली डिमांड की फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम से वक्त बदल दिया इन्होंने। अब कैसे? अब भाई देखिए, पहले से कांग्रेस लगी पड़ी है भाई भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। अब लास्ट में यार कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर एम एन रॉय साहब ऑफिशियली डिमांड रखते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को दिक्कत कर सकता था, क्योंकि सपोज कीजिए अगर बाय चांस जो कम्युनिस्ट पार्टी की डिमांड थी अगर वो एक्सेप्ट हो जाती तो सारा का सारा क्रेडिट लास्ट में किसको जाता? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो वही मौका देखते इन 1935 को कांग्रेस पार्टी ने भी डिमांड, 1934 को कम्युनिस्ट पार्टी ने डिमांड की थी, 1935 को कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब आगे और टाइमलाइन में जाते हैं तो 1938 में आते हैं सीधे। तो वहाँ अब जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया, ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी मेड बाय इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। जो ये शब्द है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इस चीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब सब लोग यही चाहते थे कि यार हमारा देश आज़ाद हो। ठीक है, एक फैक्ट की बात है ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपको कहीं और कोई नहीं बताया गया चीज़। जब जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें जो मेन लीडर थे खास करके महात्मा गांधी जी, वो पहले सरदार भगत सिंह से पहले वो डिमांड करते थे, एक डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। वो डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। बट सरदार भगत सिंह, जो आपने नाम सुना ही होगा उनके बारे में आप जानते भी होंगे, उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी फ्रॉम ब्रिटिशर्स।
उनको देखते हुए तब और लीडर्स ने भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी और सब सोवरेनिटी यानी विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात करते हैं। अब हम आगे टाइमलाइन में जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस शब्द को लेके, क्योंकि इस शब्द को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये दो टाइप्स के होते हैं, एक डोमिनियन होता है, एक सोवरेनिटी होता है। तो हम पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर हम आगे जाएंगे और वर्ल्ड वॉर 2 से जो लिंक इवेंट है उनके बारे में जानेंगे। तो जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय भी ना अंग्रेज बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने दो ऑफ़र रखे। उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, हम आपकी कंट्री को इंडिपेंडेंट तो कर देंगे, बट वहाँ पर उन्होंने दो चीज़ें रखी। हम दो तरीके से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं आपको, एक तो या तो आप सोवरेन स्टेटस ले लीजिए, एक या फिर आप डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अब इफ़ वी विल टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस सोवरेन स्टेटस। तो जैसा कि डेफिनेशन कहती है कि नो वन विल इंटरफेयर इन लॉ मेकिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि सपोज, एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए अभी प्रेजेंट मोमेंट में आज के दिन अंग्रेज यहाँ रूल कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, और कल वो डिसाइड करते कि भाई हम भारत छोड़ के कल चले जाएंगे यहाँ से। अब परसों भाई मेरा मन करता है भाई मुझे कोई लॉ निकालना है, तो अगर मैंने कोई लॉ निकाला तो उसमें कोई अंग्रेज मेरे पास दोबारा से वापस नहीं आएगा, मेरे से बोलेगा भाई तूने लॉ क्यों निकाल दिया। अगर वो यहाँ से चले गए हैं तो गए, बात ख़त्म। अब नो वन विल इंटरफेयर इन लॉ मेकिंग। अब उनका कोई काम हक नहीं बनता वो हमारे लॉ मेकिंग में इंटरफेयर करें। ये होता है सोवरेन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस और सोवरेन स्टेटस में काफ़ी सारे डिफरेंस होता है। अब वही बात हम डोमिनियन स्टेटस की करते हैं, तो यहाँ पर ना कंट्री कोई भी अगर इंडिपेंडेंस मिलता है उस कंट्री को, तो वो खाली फिजिकली इंडिपेंडेंट होगी। फिजिकली इन द सेंस कि खाली नाम मात्र वो इंडिपेंडेंट होगी। अगर वहाँ पर किसी को कोई डिसीजन, गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, तो वो जो ब्रिटिश या फिर जो भी कंट्री ने उनको डोमिनियन स्टेटस का टैग दिया है उनके सुप्रीम से पूछना पड़ता है। जैसे इंडिया में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने रूल किया था इंग्लैंड के। ठीक है, इंग्लैंड ने रूल किया था, तो अगर सपोज कीजिए इंडिया में डोमिनियन स्टेटस होता, इंडिया सोवरेन नहीं होता, तो इंडिया अगर कोई भी डिसीजन लेता, सपोज कीजिए अगर इंडिया 372 को आर्टिकल 370 को अगर एब्रोगेट करना चाहता, जैसे वो तो हो चुका है, अगर आर्टिकल 370 को हटाता, तो वो सीधे के सीधे अपने मन से नहीं ले लेता कि भाई मुझे आर्टिकल 370 हटाना है और हम हटा देंगे। अगर डोमिनेंट स्टेटस होता तो वो पहले अपने यहाँ पर मीटिंग तो करते, लास्ट में वो जाते इंग्लैंड, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है यानी कि क्वीन एलिजाबेथ, उससे परमिशन लेते। अगर वो हाँ बोलती तब जाके हमारे वहाँ आर्टिकल 370 हटता। इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ता इन डोमिनेंट स्टेटस। पर यहाँ ना एक फ़ायदे भी हैं। सोवरेन स्टेटस और डोमिनियन स्टेटस में अगर हम डिफरेंस देखें, तो जब अंग्रेज ने कहा अगर आप डोमिनियन स्टेटस का टैग लेते हैं तो हम आपको एक आज़ाद नेशन, तो हम आपको आज़ादी तो दे देंगे, बट अगर कोई सपोज कीजिए पाकिस्तान अभी हमारा नेबरिंग कंट्री है, चाइना बहुत हल्ला कर रहा है अभी, ठीक है, अगर हमारा देश डोमिनियन स्टेटस होता तो अभी इंग्लैंड से डिफेंस फोर्सेज आती हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक तरीके का एक फ़ायदा होता है डोमिनियन स्टेटस में। अंग्रेजों ने बोला था कि अगर आप डोमिनियन स्टेटस का टैग लेते हैं तो हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। ठीक है, हर चीज़ में हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और एक खास बात उन्होंने यहाँ ये बोली थी, अगर आप डोमिनेंट स्टेटस लेते हैं और कोई बाहर वाली कंट्री आपकी टेरिटरी में अटैक करती है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज कि वो उन्होंने इंग्लैंड में अटैक किया है। अब आप सोच सकते हैं भाई इंग्लैंड में अटैक करें तो इतना आसानी से तो वो भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, बट सोवरेन में उन्होंने कहा कि भाई सोवरेन कर रहे हैं तो हमको कोई मतलब नहीं रहेगा आपसे। तो इंडिया को यही तो चाहिए था। अब बात 1938 में ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद ना वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से 1945 तक। अब इसमें क्या हुआ था वो हम सभी जानते हैं और अभी हमें उसका पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बात रखी थी फॉर इंडिपेंडेंट नेशन, फॉर एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी उन्होंने डिमांड रखी थी सोवरेनिटी की, जो खास तौर पर बात रखी थी, वो उनकी डिमांड को ना एक्सेप्ट कर लिया। देखेंगे कितनी अच्छी बात है ना, उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया अगस्त ऑफर में 1940। देखिए उनकी डिमांड एक्सेप्ट हुई, बट उसके बाद 1942 में क्रिप्स इंडिया आए। बहुत चालू आदमी थे, आए सीधे और महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे बोले कि भाई हम एक सौदा लेके आए हैं। भाई सौदा भी महात्मा गांधी जी से करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, अगर आप इंडिया के जो सोल्जर्स हैं
उनको वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सेदारी में भेजेंगे तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होते ही हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, यहाँ का एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। अब महात्मा गांधी जी के सामने बात रखी, भाई साधु आदमी है, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सौदा करेंगे क्या? तो उन्होंने उनकी बेइज्जती की। उन्होंने कहा ये एक जो उसका जो सौदा था, जो क्रिप्स था, उनका जो सौदा था, जो उन्होंने उनके सामने डिमांड रखा था, उसको कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑफ अ बैंक हु इज इन डेप्थ। इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि भाई ये तो वही बात होगी, ये तो एक ऐसे चेक है जो उस बैंक, ये एक वो चेक है जिसका डेट तो पहले कब के निकल चुका है, और वो भी उस बैंक का जो खुद कर्ज में चल रहा है। अब आप बताइए, क्योंकि अब जो क्रिप्स था वो महात्मा गांधी जी के पास ऑफर लेके आए थे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, बट हम किसी के ऑफर पे क्यों चलना? भाई इंडिया को आज़ादी चाहिए तो आज़ादी चाहिए, वो हम किसी के ऑफर के बिहाफ पर आज़ादी नहीं लेंगे। ये महात्मा गांधी जी का सोचना था, तभी उन्होंने उसके खिलाफ ये स्टेटमेंट बोला था, और ये हिस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है। अगर आप अभी गूगल करेंगे ना इस वीडियो के बाद, तो आप इसके बारे में, अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये और पता मिल जाएगा इस चीज़ के बारे में गूगल में, ठीक है। और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो आज की वीडियो में बताया जा रहा है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ये फॉर नॉलेज पर्पज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज़ काफ़ी अच्छा भी है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। और इस वीडियो को मैंने एक 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ताकि समझने में आसानी हो। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप। थैंक यू वेरी मच।